हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हमारे सिलेबस की श्रृंखला में आज मैं फिर एक नए टॉपिक के सामने आप लोगों के सामने मैं सौम्य पवार रखा था हिस्ट्री। अपना फर्स्ट चैप्टर चल रहा है भारत का वैभवपूर्ण अतीत, और भारत के वैभवपूर्ण अतीत में हम भारतीय इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोत पढ़ रहे हैं। साहित्यिक स्रोतों में हमने धर्मेतर साहित्य पढ़ा, धार्मिक साहित्य पढ़ा है। धार्मिक साहित्य के अंदर हमने ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, बौद्ध और जैन साहित्य के बारे में चर्चा की। उसके बाद में हम धर्मेतर साहित्य पढ़ रहे हैं। धर्मेतर साहित्य के अंदर हमने ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़े, विशुद्ध साहित्य ग्रंथ पढ़े, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं क्षत्रिय साहित्य। क्षत्रिय साहित्य का वीडियो क्षेत्रीय साहित्य था, वो पिछले वीडियो में भी हम डाल चुके हैं। कल फिर से उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, क्षेत्रीय साहित्य, क्षेत्रीय भाषाओं के ग्रंथों में भी प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री मिलती है। क्षेत्रीय भाषा के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में भी प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध है। इतिहास की जानकारी के लिए, इतिहास को जानने के लिए वहाँ ऐतिहासिक साक्ष्य हैं वो प्रचुर मिले हैं, काफ़ी संख्या में मिले हैं। प्राचीन तमिल साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। प्राचीन जो तमिल साहित्य है, कौन सा साहित्य? तमिल साहित्य। और तमिल साहित्य को क्या कहा जाता है? तमिल साहित्य को ही संगम साहित्य कहा जाता है। कौन सा साहित्य कहा जाता है? संगम साहित्य कहा जाता है। तमिल साहित्य को कौन सा साहित्य कहा जाता है? संगम साहित्य कहा जाता है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्षेत्रीय साहित्य। अब इनसे किसकी जानकारी मिलती है? यानी संगम साहित्य या तमिल साहित्य। इस साहित्य से किसकी जानकारी मिलती है? इससे जो चोल थे, दक्षिण के वंश थे चोल वंश, और दूसरा वंश पल्लव वंश। चोल और पल्लव वंश के बारे में जानकारी के स्रोत हैं। वो कौन सा साहित्य है? संगम साहित्य है, तमिल साहित्य है। इसके बाद इस साहित्य के प्रणेता अगस्त्य ऋषि थे। यानी कौन थे? कौन से साहित्य के? तमिल साहित्य के जो प्रणेता थे वो थे अगस्त्य ऋषि। कौन से ऋषि? अगस्त्य ऋषि। इतनी बात समझ में आई क्या? अगस्त्य ऋषि इसके प्रणेता। इतनी बात क्लियर कि प्राचीन क्षेत्रीय साहित्य है ना, क्षेत्रीय साहित्य में तमिल साहित्य को संगम साहित्य भी कहा जाता है। इस तमिल साहित्य से किसकी जानकारी मिलती है? चोल और पल्लव वंश के बारे में जानकारी मिलती है। चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, चोलों के समय उनकी उपलब्धियां, चोलों की धार्मिक नीतियां, उनकी जन नीतियां, उनके द्वारा किए गए युद्ध, उनके वंश, इसके अलावा उनके व्यक्तिगत उपलब्धियों के बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत है तमिल साहित्य, जो कि क्षेत्रीय साहित्य के अंतर्गत आता है। तेलुगु ग्रंथ है धुरजट्टी। कौन सा ग्रंथ है? एक तेलुगु ग्रंथ है, तेलुगु ग्रंथ। और ग्रंथ का नाम क्या है? ग्रंथ का नाम है धुरजट्टी। कौन सा ग्रंथ है? धुरजट्टी। ध्यान में रखना है, तेलुगु ग्रंथ है धुरजट्टी। और इस धुरजट्टी ग्रंथ से क्या जानकारी मिलती है? धुरजट्टी ने लिखा था। ये किसने लिखा था? धुरजट्टी ने लिखा था। और कृष्णदेवराय, यानी जो विजयनगर का शासक था कृष्णदेवराय। कौन था? कृष्णदेवराय। इस कृष्णदेवराय की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। यानी धुरजट्टी ने जो ग्रंथ लिखा, तेलुगु ग्रंथ, इस ग्रंथ से विजयनगर के शासक, यानी कृष्णदेवराय कहाँ के शासक थे? विजयनगर के शासक थे। विजयनगर का मतलब होता है विजय का शहर या जीत का शहर। समझ गए ना?
तो इस विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की उपलब्धियां, उसका जीवन चरित्र और उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं के बारे में ये ध्रुजटी जो ग्रंथ है इससे जानकारी मिलती है। आगे राजस्थानी भाषा के ग्रंथों में चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, राजस्थानी भाषा के ग्रंथ, राजस्थानी भाषा के ग्रंथों में चंद्रबरदाई का कौन सा ग्रंथ है? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। समझ गए ना? इसके बारे में पहले बता चुका हूं, निंगल में लिखा गया था। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था ये। कौन है? चंद्रबरदाई। इसके अलावा पद्मनाभ का कानड़ प्रबंध, ये राजस्थानी भाषा के हैं। पद्मनाभ का है कानड़ प्रबंध, कानड़ प्रबंध किसने लिखा था? पद्मनाभ ने लिखा था। किसने लिखा था? पद्मनाभ ने कानड़ प्रबंध लिखा था। कौन सा प्रबंध लिखा था? कान्हड़ दे प्रबंध। कौन सा? कान्हड़। कौन सा ग्रंथ लिखा था पद्मनाभ ने? एक बार रिपीट करेंगे सभी। कौन सा ग्रंथ लिखा था? कान्हड़ दे प्रबंध। समझ गए इतनी बात? कौन सा ग्रंथ? शाबाश, कान्हड़ दे, कान्हड़। ठीक है, ये ग्रंथ लिखा था पद्मनाभ ने, राजस्थानी भाषा में ही लिखा गया ग्रंथ है। बिट्ठू सुजा का रावजेशिरो छंद, राजस्थानी भाषा को अन्य ग्रंथ कौन सा है? बिट्ठू सुजा। बिट्ठू सुजा का ग्रंथ कौन सा है? रावजेशिरो छंद, रावजेशिरो छंद। ठीक है, ये बिट्ठू सुजा का है। इसके अलावा सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, किसका? सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण का कौन सा है? वंश भास्कर। ठीक है, राजस्थानी भाषा के अन्य ग्रंथों में बांकीदास की ख्यात, बांकीदास की ख्यात, समझ गए इतनी बात को? आदि प्रमुख क्षेत्रीय ग्रंथ हैं, क्षेत्रीय साहित्य हैं। देखो, क्षेत्रीय साहित्य में तमिल साहित्य, जिसको संगम साहित्य कहते हैं, जानकारी किसकी मिलती? चोल और पल्लव वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक अन्य जो तमिल ग्रंथ है, तेलुगु ग्रंथ है ध्रुजटी। ध्रुजटी से क्या जानकारी मिलती है? इससे जो विजयनगर का शासक था कृष्णदेव राय, और उस कृष्णदेव राय की बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा क्षेत्रीय साहित्य के अंदर राजस्थानी ग्रंथों के अंदर जो राजस्थानी भाषा में लिखे गए, उसमें चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, पद्मनाभ का कानड़ प्रबंध, बिट्ठू सुजा का रावजेशिरो छंद, इसके अलावा सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर और बांकीदास की ख्यात, ये राजस्थानी भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं। जिन ग्रंथों से क्षेत्रीय जानकारी मिलती है, जिनसे इतिहास को जानने में सहायता मिलती है, ये इतिहास को जानने के ग्रंथ हैं, स्रोत हैं। तो ये तो हमने धर्मेंद्र साहित्य। अब पढ़ेंगे विदेशी विवरण। क्या पढ़ेंगे? विदेशी विवरण कि इन ग्रंथों के अलावा विदेशी भी यहाँ पर आए, वो यहाँ पर रुके और रुक करके उन्होंने अपने अनुसार ग्रंथ लिखे, और वो ग्रंथ भी तात्कालिक समय की जानकारी के स्रोत हो गए। विदेशी विवरण, विदेशी विवरण, विदेशी
विवरण, यानी विदेशी विवरण का मतलब होता विदेशियों के द्वारा दिया गया ऐतिहासिक विवरण, कि उनके द्वारा किस प्रकार से इतिहास को जानने या इतिहास को जाना जा सकता। तो विदेशियों के द्वारा दिए गए विवरण में सबसे देखिए, प्राचीन काल से भारत की सांस्कृतिक आर्थिक उपलब्धियां विश्व को आकर्षित करती रही। भारत सांस्कृतिक रूप से देख लेते हैं हम लोग, या फिर भारत युवा में आर्थिक उपलब्धियां। भारत सांस्कृतिक जाना जाता था अपनी संस्कृति के लिए। भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार है वो उपमहाद्वीप के अंदर, दूसरे देशों के अंदर भारतीय संस्कृति की एक मिसाल थी, एक अमिट छाप थी। इसलिए विदेशों से लोग यहाँ आए, यहाँ रहे, यहाँ के सामाजिक जीवन को, यहाँ के व्यवहार को अपनाया, यहाँ के रीति रिवाजों के अनुसार उन्होंने अपने आप को ढाला और यहाँ की संस्कृति में घुल मिल गई। तो भारतीय संस्कृति के को विदेशी लोगों ने आत्मसात किया। दूसरे देशों के अंदर भारतीय, ये कहें कि खान पान, रहन सहन भारतीय, यहाँ से जो भारतीयों के अनुसार बनाए गए जो उनके रहने के आवास हैं, दुर्ग हैं, किले हैं, इसके अलावा यहाँ धार्मिक रूप से देखें तो वहाँ भारतीय देवी देवताओं को पूजा जाने लगा। दूसरे देशों के अंदर वहाँ मंदिर बनने लगे। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति गौरवमयी रही है, यहाँ गौरवशाली परंपराएं रही हैं, यहाँ रीति रिवाजें रही हैं, और उन्हीं का एक संमिश्रण है जो भारतीय संस्कृति को औरों से अलग करती है। इसलिए लोगों का जो आकर्षण था वो भारत की तरफ बढ़ा, और भारत हमेशा से ही आर्थिक रूप से सक्षम रहा है। यहाँ प्रचुर मात्रा में संसाधन थे और लोग आत्मनिर्भर थे, अर्थात मेहनती लोग थे। यहाँ कहा भी जाता है कि भारत में सोना सिर्फ आता था, जाता नहीं था, अर्थात यहाँ पे सोने के प्रचुर भंडार थे। दूध दही की नदियां बहती थी। भारत को सोने की चिड़िया आदि उपनामों से जाना जाता था। इसीलिए विदेशी लोगों ने भारत के आर्थिक ढांचे को देख करके उनका आकर्षण बढ़ा और धीरे धीरे उन्होंने भारत की तरफ रुझान किया, और यहीं से उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया और यहीं पे आकर के बस गए। भारत के व्यापारिक संबंध विश्व के देशों से थे। व्यापार एक देश से दूसरे देशों से होता था। ये हम सिंधु सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके अंदर भी देखते हैं कि भारत का संबंध विदेशों से रहा। व्यापार के लिए सुगम जल मार्ग था। दूसरे देशों से व्यापारी भारत आते थे, भारतीय व्यापारी दूसरे देशों में जाते थे। तो इस प्रकार से व्यापारिक आवागमन था, और व्यापार है वो एक देश को दूसरे देश से जो जोड़ता था, कनेक्टिवेट करता था, वो भी एक अच्छा माध्यम था। धर्म व दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने अध्ययन हेतु लोग विदेशों से आते थे। धर्म और दर्शन, यहाँ की धार्मिक परंपराएं, दर्शन, यहाँ के वेद वगैरह में उपनिषद, पुराण, स्मृतियां का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विदेशी लोगों का आकर्षण इधर बढ़ा। वो इधर आए और भारतीय दर्शन के बारे में जाना, आत्मा परमात्मा रहस्यात्मक विषयों के बारे में अध्ययन करने के मकसद से यहाँ आए। इसी इरादे से चीन से आए, जैसे रेनसांग है, फायान है, इतीसिंग है, तिब्बती आए, अरबी यात्री आए। उन्होंने भारत का संबंध में पर्याप्त विवरण दिया, लेकिन इस विवरण का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है। अब जहां जहां जिन जिन देशों से यहाँ विदेशी आए, उन विदेशियों ने, वो विदेशी यहाँ रह करके उन्होंने क्या कुछ देखा, देख करके उन्होंने जो ग्रंथ लिखे, उन्हीं ग्रंथों से तात्कालिक समय की जानकारी मिलती है। उस समय वो मान लीजिए प्रशासन कैसा था, व्यवस्थाएं किस प्रकार से चलती थी,
आजीविका किस प्रकार से चलती थी, समाज में महिला पुरुषों की क्या स्थिति थी, कौन कौन से काम होते थे, इसके अलावा अन्य तरीके से किस प्रकार से संबंध थे, ये तमाम बातें उन्होंने देखी और देख करके अपने ग्रंथों में उन्होंने विवरण दिया। और वही ग्रंथ कालांतर में क्या हो गए, उस समय की जानकारी के साधन हो गए, स्रोत हो गए, ग्रंथ हो गए। सबसे पहले यूनानी साहित्य पढ़ेंगे, विदेशी साहित्य में यूनानी साहित्य, यूनानी साहित्य। देखिए यूनानी लेखकों में कौन कौन आए, टेशियस, हेरोडोटस, कौन कौन आए थे, देखिए टेशियस, हेरोडोटस, इतिहास के पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। 5वीं शताब्दी में हिस्टोरिका नामक इसने अपना एक पुस्तक लिखी थी। निरियाकस, ये यूनानी यात्री थे, ध्यान में रखना, निरियाकस। इसके अलावा एरिस्टोबुलस, एरिस्टोबुलस के बाद आनेक्रिट्स, ये भी यूनानी था। स्ट्रेबो, एरियन एवं स्काईलेक्स, एरियन एवं स्काईलेक्स, हाँ जी, ये वो यूनानी यात्री थे जो भारत आए, विभिन्न कारणों से आए, अध्ययन की दृष्टि से आए, जानने की दृष्टि से आए, कोई व्यापार के उद्देश्य से आए। तो जिसमें टेशियस, हेरोडोटस, निरियाकस है, एरिस्टोबुलस है, आनेक्रिट्स, स्ट्रेबो, एरियन एवं स्काईलेक्स, ये यूनानी यात्री थे। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत आने वाले प्रमुख यूनानी यात्री कौन कौन थे जिनसे इतिहास की जानकारी मिलती है, तो उनमें आप इनमें से नाम बता सकते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज द्वारा लिखित है। ध्यान में रखना, एक यूनानी यात्री था मेगस्थनीज। कौन था? मेगस्थनीज। और इस मेगस्थनीज काफी बार प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान में रखना। इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। मेगस्थनीज किसके समय भारत आया था? मौर्य वंश के समय। और मौर्य वंश का शासक था इस समय चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इतनी बात समझ में आई? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका था? सेल्यूकस निकेटर। निकेटर का मतलब होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। समझ में आई इतनी बात कि मेगस्थनीज कब और किसके समय भारत आया था? तो मेगस्थनीज था वो सेल्यूकस था, ये सिकंदर का सेनापति था, झेलम के किनारे हुआ था। सेल्यूकस ने अपने राजदूत के रूप में मेगस्थनीज को कहाँ भेजा था? मौर्य वंश था उस समय। मगध पे किसका वंश था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। वो राज करते थे। जो नंद वंश था, अंतिम नंद वंश के शासक धनानंद को प्राप्त किया था उसने चाणक्य की सहायता से, और तब वो मगध का शासक बना था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दृष्टि से मौर्य वंश के बारे में जानकारी का सबसे मजबूत जो ग्रंथ है, जो पुस्तक है, वो मेगास्थनीज की इंडिका है। ध्यान में रखें। कौन सी राय? मेगास्थनीज की इंडिका है। ये पूछे कि मेगास्थनीज किसके समय भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। किसका राजदूत के रूप में? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में। इतनी बात
क्लियर हुई। आगे देखते हैं, इसके अलावा टोलमी का भूगोल है। टोलमी ने भूगोल ये रचना लिखी। प्लिनी स्ट्रैबो का भूगोल। भूगोल के बारे में इस प्रकार से प्रकृति, भौगोलिक क्रियाएं, ग्रह नक्षत्र, नदियां, पहाड़, झीलें, वनस्पतियां, भौगोलिक परिमाप, तमाम इन्होंने इसके बारे में बताया। तो यूनानी साहित्य है वो भारतीय ऐतिहासिक दृष्टि से यूनानी साहित्य क्या है? यूनानी साहित्य के अंदर ये भारतीय इतिहास की जानकारी का मजबूत माध्यम है। तो इसमें से आपको याद आता है मेगाफीट की जो इंडिका बुक है इसको विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। ना सके कौन सी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार, इसका विशेष ध्यान रखना है। आगे देखते हैं चीनी विवरण। चीनियों के द्वारा किया गया यात्रा विवरण। पड़ोसी देश है भारत का, आपको पता है। चीन में भी बौद्ध धर्म फला फूला। इनमें कौन कौन आए थे देखिए, चीनी यात्रियों में फाहियान, हवेनसांग, प्रमुख रूप से तो फाहियान और हवेनसांग का ही विवरण मिलता है। तो फाहियान और हवेनसांग यात्री तो बहुत आए थे, तीसिंग भी आए थे, लेकिन भारतीय इतिहास में मोस्टली इनको ही ज़्यादातर पढ़ा जाता है। तो इसके बारे में चर्चा अपने क्लास में करते हैं। तब तक के लिए वीडियो देखें, पढ़ें, स्वस्थ रहें, घर पे रहें। जय हिंद।